हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बुक फॉर क्लास 8 में सेकेंड यूनिट का बी सेक्शन विच इज़ एलिफेंट्स रेड द किचन। और इसमें हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है, अब हम देखेंगे समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। आपको इसमें आफ्टर रेड मैंने इसको पॉइंट्स में डाला, इस बार मैंने समरी जो है पैराग्राफ फॉर्म में नहीं दिया है। द रीज़न बीइंग कि समरी को अगर मैंने इस वाले में, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है, तो पॉइंट्स वाइज आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? सो दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, इट features Tuscalus, an elephant and her companions entering the camp kitchen after they got tempted by the smell of bananas and other fruits। तो ये पूरा जो एक्सट्रैक्ट है, इसमें टस्कलेस को उसके जो कंपेनियंस हैं उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से वो एक किचन में रेड करते हैं। आफ्टर दे गेट टेम्प्टेड, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है राइपेंड बनानास को खाने का। They raided the kitchen in such a way that it was about to blow off। उन्होंने ऐसे किचन को रेड किया कि वो पूरा जो है भड़ाम करके एक्सप्लोड हो सकता था। Why? Because of the gas, remember? So अब हम देख लेते हैं day before the raid। Now this is how I have divided day before the raid, raid के टाइम पे, and after the raid। Masaku the cook and camp worker was on a 5-day leave। 5 days लीव। तो मसाकू जो उनका कुक था और जो केयर टेकर था वो 5 दिन की छुट्टी पे था। Phyllis, the narrator's campmate, returns from a trip to Nairobi with a huge load of groceries। Phyllis जो नरेटर की मेट है, वो नैरोबी से एक ट्रिप करके वापस आ रही है और उस अपने साथ वो काफ़ी सारा खाने का सामान लेके आई है, ग्रोसरीज लेके आई है, मीट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और बहुत सारे राइपेंड बनानास, जिसका वो क्या बनाने वाली थी? बनाना ब्रेड। अब द मॉर्निंग ऑफ द रेड, अब मॉर्निंग में रेड की, जब मॉर्निंग में क्या हुआ था? फिल्म मेकर्स वॉरेन एंड जेनी गास्ट अराइव द कैंप। ये जो फिल्म मेकर्स हैं, कौन कौन से फिल्म मेकर्स हैं? वॉरेन और जेनी गास्ट, ये लोग कैंप में आते हैं, उनका कोई प्रोजेक्ट है। दे टू ब्रिंग अनदर लोड ऑफ फूड, वो भी बहुत सारा खाना लेके आते हैं। स्टोर द फूड इन द कार, इन द किचन एंड इन द फ्रिजेस। तो ये जो मतलब नेशनल पार्क वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा खाना कार में स्टोर कर लेते हैं, किचन में स्टोर करते हैं और फ्रिज में स्टोर करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा खाना होता है और कोई तो जगह होती नहीं है। अब आते हैं हम रेड पे। दैट इवनिंग द नरेटर, फिलिस एंड द फिल्म मेकर्स गो फॉर अ डिनर। नरेटर जिसने हमारी ये स्टोरी लिखी है, फिलिस जो उनकी फ्रेंड है, और जो फिल्म मेकर्स हैं वो सब जाते हैं डिनर पे। द कैंप इज टोटली अनअटेंडेड, और कैंप में अभी कोई नहीं है अटेंड करने के लिए उसको। लेफ्ट अलोन टस्कलेस, टेडी, टोनी एंड टिली फीड ऑन द ग्रास। अब वो लोग अकेले हैं तो वो लोग घास खा रहे होते हैं ये चारों। टस्कलेस स्मेल्स फूड एंड टर्न्स टू किचन। टस्कलेस को फूड की खुशबू आ जाती है और वो किचन की तरफ जाने लग जाती है। टस्कलेस रंबल्स लाउडली एंड कॉल्स हर फ्रेंड्स टू फॉलो हर। वो जोर से रंबल करती है, धीरे से रंबल करती है और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेती है। द एलिफेंट्स अप्रोच द किचन। सारे एलिफेंट्स किचन की तरफ आते हैं। टस्कलेस रैप्स हर ट्रंक अराउंड द सीजल पोल दैट सपोर्ट्स द किचन। वो क्या करती है, सीजल पोल जिसने किचन का स्ट्रक्चर खड़ा करने में हेल्प किया, उसके घर पे अपना जो ट्रंक है उसको रैप करती है और उसको पुल करती है। टस्कलेस गेट्स द पोल रेंज्ड, और वो पोल को गिरा देती है। Tuscalus makes a sizable hole in the wall of the kitchen and reaches her trunk out to feel for bananas। वो किचन की जो वॉल में एक बड़ा सा होल करती है और वहाँ से अपने ट्रंक को अंदर डालती है, ये देखने के लिए कि बनानास कहाँ पे हैं। Tuscalus feels impatient, starts pushing the wall। अब वो बहुत impatient हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज जो बनानास होते हैं वो अदर साइड ऑफ द वॉल होते हैं, तो वो वॉल को ही पुश करने लग जाती है। The other elephants join her। बाकी एलिफेंट्स भी पुश करते हैं। The building collapses sideways। बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है। Tuscalus enters, others follow। Tuscalus जो है किचन में एंटर करती है और बाकी लोग भी उसे फॉलो करते हैं। They start eating bananas, mangoes, pineapples, papayas and oranges। सबके सब सारे फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। Then they start feeding on carrots, potatoes, tomatoes, avocados, eggplants, lettuces, cabbages, cauliflower etc। फिर वो जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स होती है उसे भी खा लेते हैं।
Start lifting the 10 trunks and turning them upside down until they disgorge their contents. उसके बाद जितने भी जो 10 ट्रंक्स थे उनको वो उठाते हैं, उसको पूरा अपसाइड डाउन कर देते हैं ताकि उसका पूरा सामान बाहर आ जाए. Tuskless is not satisfied. She smells the bread and cookies and crackers in a wooden cupboard. अब Tuskless को ना एक wooden cupboard होता है जिसके अंदर से कुकीज़ की, क्रैकर्स की और ब्रेड की खुशबू आ रही होती है. सो नॉक्स इट डाउन, वो उसको भी पूरा नॉक डाउन करती है. स्मैशेस इट ओपन, पूरे वुडन कबर्ड को ओपन कर देती है. एंड ईट्स ऑल अप, सब खा लेती है. क्रश द कूलर एंड द स्मॉलर फ्रिज. जो वहाँ पे एक छोटा सा कूलर होता है और फ्रिज होता है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता, उसको भी वो लोग क्रश कर देते हैं. The elephants pull the bigger fridge until it gets disconnected from its gas cylinder. वो लोग वो बड़े वाले फ्रिज को भी मतलब उसको भी पुश करते हैं, पुल करते हैं, और क्या होता है उसका जो गैस सिलेंडर होता है वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है. नॉक्शियस प्रोपेन गैस स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम द सिलेंडर. सिलेंडर से नॉक्शियस प्रोपेन गैस जो होती है वो स्टार्ट कर देती है लीक करना. Start tackling the other cupboards with jams and spices. फिर वो लोग क्या करते हैं, दूसरे cupboards हैं जिसमें jams होते हैं, spices होते हैं, उसको भी वो लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं. The author enters the scene in her Land Rover car. और author जो है वो अपनी Land Rover में एंटर करती है. The elephants grab a last trunk full and start backing away. Elephants को जो भी दिखता है जिसको वो उठा सकते हैं वो अपने साथ लेते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं. Tuskless stays back for a while because she is reluctant to leave the feast food. Tuskless को लगता है हो सकता है वो लोग नहीं आएंगे, कार से वापस चले जाएंगे, तो वो 2 मिनट वहीं खड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद फिर वो भी चले जाती है. The author enters the kitchen. Tuskless is finally forced to leave the kitchen. Author जो है जो किचन के जैसे पास आके रोध करती है तो Tuskless वहाँ से चले जाती है. एंड ऑथर एक डिजास्टरस साइड देखती है. Grabbing a box of spaghetti and a paper bag full of half-pound garlic, she goes out to join the other elephants. तो जब Tuskless जा रही होती है तो अपने साथ ½ pound of garlic और स्पेगेटी लेके जाती है. अब हम बात करते हैं, ये तो रेड हुई. आफ्टर द रेड क्या होता है? Tuskless doesn't stop raiding camps even after this incidents. इसके बाद भी Tuskless जो है वो रेड करना नहीं छोड़ती, वो कंटिन्यू रेड करती है. She still raids as many as 3 or 4 camps a day. एक दिन में कभी कभी 3 से 4 बार कैंप में रेड करने आती है वो. These days she inspects the narrator's camp to make another attempt but is chased away by Masaku. तो वो अभी भी आती है कैंप में रेड करने के लिए, देखती है कि किचन में रेड कर सकती है या नहीं, लेकिन मसाकू उसको वहाँ से भगा देता है. She is nonchalant, unmoved when Masaku comes out. तो वो एकदम ऐसे बिहेव करती है कैजुअली जैसे कि वो तो सिर्फ यहाँ पे एक जो है राउंड लगाने आती है. जैसे ही मसाकू बाहर आता है उसके बाद वहाँ से चले जाती है. Raids will go on. The raid through the eyes of the elephants. और now ये जो raids हैं ये तो जलती ही रहेंगी, ये तो होती ही रहेंगी. Now these raids through the eyes of elephant. हमने ये जो पूरी समरी देखी ये एक एलिफेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको ये समरी पैटर्न था ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बिफोर द रेड क्या हुआ, डे ऑफ द रेड उस दिन क्या हुआ था, मॉर्निंग में क्या हुआ, फिर एग्जैक्टली रेड में क्या हुआ, रेड के बाद क्या हुआ, ये पूरा हमने देख लिया है. अब हम क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं. यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको एक राइट ऑप्शन टिक करना है. So she stopped feeding and rumbled gently. Tuskless rumbled. अब Tuskless ने rumble किया था, मतलब उसने घास खाना छोड़ा और वो rumble किया. तो यहाँ पे rumble का मतलब क्या होता है? To signal other elephants to come, to scare humans away, to shake the bananas loose, to show reluctance to move. तो यहाँ पे क्या है? इसका आंसर हो जाएगा to signal other elephants to come. उसने क्यों rumble किया था? दूसरे elephants को बुलाने के लिए. नेक्स्ट है each elephant grabbed a last trunk full and started backing or turning away, reluctantly abandoning the banquet. The elephants left reluctantly. अब जितने भी एलिफेंट्स थे जो उन्हें मिला उन्होंने ग्रैब किया और वापस जाने लगे. रिलक्टेंटली गए वो. रिलक्टेंटली मतलब बिना मन के, उनको नहीं जाना था फिर भी गए. क्यों ये बिना मन के गए? They were scared of the sound of the engine. क्या उनको मतलब बिना मन के इसलिए गए थे क्योंकि वो डर गए थे इस साउंड से? They wanted to look for more food in the collapsed kitchen. उन्हें और खाना चाहिए था. There was no food in the forest. Forest में खाना नहीं था. They had their fill and it was difficult to move. उन्होंने बहुत खा लिया था और चलते नहीं हो रहा था. Right reason क्या है?
द राइट रीजन इज दे वर स्केर्ड ऑफ द साउंड ऑफ द इंजन, इसलिए उनको वहां से जाना पड़ा, वरना वो कभी नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टस्कलेस एंड हाउ वाज शी ड्रॉन टू द कैंप। टस्कलेस कौन थी और वो कैंप में कैसे आई। टस्कलेस was a female elephant. She was drawn to the camp by the delicious odor of ripe bananas, which was passing through the air where the food was kept. तो टस्कलेस कौन थी, एक फीमेल एलिफेंट थी। वो कैसे आई, कैंप में कैसे आई वो, बाय द डिलीशियस ओडर ऑफ राइप बनानास। ये जो राइप बनानास थे, इनके डिलीशियस स्मेल के कारण जो है वो कैंप में आ गई थी। विच वॉज पासिंग थ्रू द एयर वेयर द फूड वॉज केप्ट, जो खुशबू जो थी पूरी हवा में थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा राइप थे तो उनकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसको सूंघते हुए, उसको स्मेल करते हुए वो कैंप में आ गई थी। हाउ हैड टस्कलेस डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर बनानास, कैसे हुआ था कि बहुत पहले जो है उसको किसी ने जो थे वहाँ पे जो व्हील बैरो में लेके आए थे वो पूरे पील्स एंड ऑल, और एक बार राइप बनानास लाए थे, उसने उसे खाया एंड शी वॉज अ बिग फैन। तो हम यही लिखेंगे, टस्कलेस वंस managed to have a whole stalk of overripe fermented bananas from the wheelbarrow of the man who visited twice a day at the lodge feeding place. तो आप देखो क्या लिख रहे हो उसमें कि टस्कलेस ने एक बार क्या हुआ था, उसको पूरा होल स्टॉक ऑफ ओवरराइप फर्मेंटेड बनानास खाने को मिले थे, जो कि व्हील बैरो पे आए थे। कौन लेके आया था, एक आदमी लेके आया था जो दिन में 2 बार आता था। और ये कहाँ खाया था उसने, लॉज फीडिंग प्लेस पे। कहाँ खाया था, लॉज फीडिंग प्लेस पे। शी एंजॉयड द स्मेल एंड सेवर्ड द स्वीट टेस्ट ऑफ बनाना, उसको वो स्मेल बहुत अच्छी लगी एंड शी सेवर्ड मतलब उसको बहुत टेस्टी लगे ये स्वीटेंड बनानास। फ्रॉम दैट डे पर्टिकुलरली शी डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर बनानास, और उसी दिन से उसको बनानास के लिए एक टेस्ट डेवलप हो गया था। क्लियर। चलिए, हाउ डिड द एलिफेंट्स एंटर द किचन। अब ये जो एलिफेंट्स थे उन्होंने किचन में एंटर कैसे किया। टस्कलेस रीच्ड हर ट्रंक आउट एंड फेल्ट द आउटर वॉल ऑफ द किचन। टस्कलेस ने क्या किया, शी रीच्ड हर ट्रंक आउट, उसने अपनी ट्रंक को आउट किया और आउटर वॉल, किचन की आउटर वॉल को स्मेल किया। शी रैप्ड हर ट्रंक अराउंड द सीजल पोल एंड पुल्ड एंड रेंच्ड इट अवे। तो सीजल पोल के अराउंड उसने अपनी ट्रंक को घुमाया और उसको पुल किया और उसको पूरा का पूरा रेंच कर दिया, मतलब तोड़ दिया। The other elephants also started moving forward. जो बाकी के एलिफेंट्स थे वो भी आगे बढ़े and they pulled the poles and wires. उन्होंने भी पोल्स और वायर्स को पूरा उखाड़ दिया। Tuskles made a hole in the wall of the kitchen. उसने किचन की वॉल पे एक होल किया। She leaned her head against the wall of the kitchen. She leaned her head against the wall of the kitchen. मतलब उसने किचन की वॉल के अगेंस्ट में अपना हेड जो है उसको लीन किया एंड पुश्ड इट, मतलब ऐसे करके उसने पुल किया और पूरा पुश कर दिया। द बिल्डिंग स्वेड एंड कोलैप्स, बिल्डिंग ने स्वे किया और कोलैप्स कर गया। दस द एलिफेंट्स मेड देयर वे टू द किचन, ऐसे में जैसे ही कोलैप्स हो गया फिर तो किचन के अंदर चले गए। तो आपने क्या क्या लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट देखो। सबसे पहले उसने क्या किया, आउटर वॉल को स्मेल किया। सबसे पहला काम क्या किया उसने, आउटर वॉल को फील किया कि कहीं कोई है तो नहीं। उसके बाद उसने अपनी जो ट्रंक थी उसको रैप किया अराउंड द सीजल पोल और उसको पुल किया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर क्या हुआ, बाकी के जो एलिफेंट्स थे उन्होंने भी पोल्स और वायर्स को उखाड़ दिया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर टस्कलेस ने क्या किया था, मेड अ होल इन द वॉल। जैसे ही वॉल में उसने किया उसके बाद उसने क्या किया, लीन्ड हर हेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द किचन एंड पुश्ड इट। फिर पूरे वॉल की जो है उसने अपने हेड से उसको पुश किया और उसके बाद बिल्डिंग जो थी वो पूरी कोलैप्स हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटिंग फूड आउट ऑफ द टेंट वॉज नॉट ईजी फॉर टस्कलेस, एक्सप्लेन। अब टेंट से बाहर फूड लाना ईजी नहीं था, इस चीज को एक्सप्लेन करो। एज द फूड वॉज स्टोर्ड एट द अदर साइड ऑफ द किचन, जो फूड था वो किचन के दूसरे साइड में स्टोर था। टस्कलेस हैड टू कोलैप्स द वॉल बाय पुशिंग इट थ्रू हर हेड, उसको पूरी वॉल को कोलैप्स करना पड़ा था अपने सर से मार के। एंड हैड टू गेट द फूड बाय नॉकिंग डाउन कबर्ड्स, और उसको पूरे कबर्ड्स को तोड़ के उसमें से फूड निकालना पड़ा था। एंड पूरे ट्रंक्स जो थे, टिन के जो ट्रंक्स थे उनको ब्रेक करके उसको फूड निकालना पड़ा था। हेंस
गेटिंग द फूड आउट ऑफ द टेंट वॉज नॉट ईजी फॉर टस्कलेस। तो इतना भारी काम करना पड़ा था, उसको कैसे ईजी हो सकता है? कितनी मेहनत करी है बेचारी ने, ईजी काम था क्या? बिल्कुल नहीं था। What was near ecstasy for the raiders? आहा, सबसे मतलब दुनिया में सबसे बड़ी हैप्पीनेस उन लोगों के लिए क्या थी? Yummy food. The elephants found their favorite fruit banana followed by other delicious fruits like pineapple, oranges, mangoes and papayas. उनको अपना सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना including a lot more fresh fruits मिले थे. Their tempting mouths were filled with the fruit juices and they had while lot of vegetable bread, cookies and crackers. तो उनका जो पूरा जो माउथ था that was filled with their favorite fruit, उसके juices, उसके अलावा cookies and breads and crackers. That raid was definitely a feast for them. वो जो raid थी वो उनके लिए एक बड़ी सी दावत थी. This feast was near ecstasy for the raiders. और यही जो feast थी ये near ecstasy मतलब near extreme happiness थी उन लोगों के लिए. Clear? Now what did the narrator first do on her arrival at the camp? तो नरेटर जब पहली बार कैंप में आई, जैसे ही वो आई कैंप में शाम को जब इनकी रेड चल रही थी, तो उसने सबसे पहले क्या किया? As soon as the narrator realized that the kitchen was raided by the elephants, she tried to chase them away. पहला काम क्या किया उसने? उनको भगाने का काम किया. She tried to chase them away. During the raid, a big fridge was pulled, dragged and disconnected from its gas cylinder, which resulted in the leakage of a harmful gas. अब रेड के टाइम पे उन्होंने एक बड़ा सा फ्रिज जो है उसको टॉपल कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने गैस सिलेंडर से डिस्कनेक्ट हो गया और एक बहुत हार्मफुल गैस जो थी वो लीक होने लग गई. तो सेकेंड काम उसने क्या किया? नरेटर ने, उसको गैस लीक होने की आवाज़ आ रही थी और स्मेल भी आ रही थी, तो शी क्विकली रिमूव द रेगुलेटर. तो उसने रेगुलेटर को रिमूव किया टू क्लोज द वॉल्व. उसने वॉल्व क्लोज किया एंड कंट्रोल द गैस लीकेज. सेकेंड काम उसने क्या किया? गैस लीक को कंट्रोल किया था. अवर्टिंग अ ह्यूज फायर एक्सीडेंट, जिससे एक बड़ा सा फायर एक्सीडेंट बच गया, विच कुड हैव रिजल्टेड इन किलिंग और वुंडिंग द एलिफेंट गैंग, जिसकी वजह से पूरा जो एलिफेंट का गैंग है वो वुंड हो सकते थे या मर सकते थे. अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Why did the narrator blame herself for the mess? नरेटर ने खुद को क्यों ब्लेम किया, जबकि मेस तो एलिफेंट्स ने क्रिएट किया था. The narrator's cook and the camp worker had left on a 5-day leave and the narrator herself had gone out for eating without storing the food properly. अब यहाँ क्या बोलते हैं? The narrator's cook एंड नरेटर्स मतलब यहाँ अपोस्ट्रोफी आएगा. नरेटर का जो कुक था और जो कैंप वर्कर था, कौन था? मसाकू. हैड लेफ्ट ऑन अ 5-day लीव, वो 5 दिन के लिए चला गया था. और नरेटर खुद जो है वो भी जो है पूरा जो बाहर खाना खाने के लिए चली गई थी विदाउट स्टोरिंग द फूड प्रॉपरली. फूड को प्रॉपरली स्टोर किए बिना वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे चले गई और केयरटेकर था नहीं. The narrator blamed herself for the mess as she should have taken precautions to avoid the raid. नरेटर अपने आप को इसीलिए ब्लेम कर रही है क्योंकि उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे. अगर उसे जाना भी था तो उसको प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके जाना चाहिए था, इसीलिए शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द रेड. अब हम रीडिंग 2 पार्ट में आते हैं. कैंपिंग इन द फॉरेस्ट इज नॉट विदाउट हजार्ड्स. ब्रिंग दिस आउट विद रेफरेंस टू द स्टोरी. अगर आप कभी भी फॉरेस्ट में कैंपिंग करते हो तो इट्स नॉट एट ऑल ईजी. उसमें बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारे हजार्ड्स भी आते हैं. तो किस तरीके के आते हैं वो हमें बताने हैं. देयर इज अ डेंजर ऑफ एनिमल अटैक्स ऑन द कैंप्स इन द फॉरेस्ट. ठीक है, तो एनिमल अटैक का डेंजर होता है. पहली चीज़, एनिमल्स स्पेशली एलिफेंट्स मूव इन हर्ड्स एंड रेड द कैंप्स. जो स्पेशली जो एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि स्पेशली एलिफेंट्स, वो हर्ड्स में मूव करते हैं, मतलब उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप मूव करता है और ये लोग जो कैंप्स होते हैं उसको रेड कर देते हैं. तो ये हो गया, जो एनिमल्स हैं वो कैंप रेड कर देते हैं. दे आर अट्रैक्टेड बाय द स्मेल ऑफ फूड. और वो क्यों रेड करते हैं? उनको ह्यूमन से कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें फूड चाहिए होता है. Hence, camping in the forest is not without hazards like fire accidents. और कैंपिंग जो होता है, इसी वजह से कैंपिंग जो होता है इट्स नॉट ईजी, उसमें बहुत ज़्यादा हजार्डस होता है, मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है. क्लियर? What should have warned
द नरेटर अबाउट द एलिफेंट्स इंटेंशंस। अब उसमें हमने जब पढ़ा था तो एक जगह था कि टस्कलेस जो था वो जनरल डायरेक्शन में ऐसे ही घूमने आई थी। नरेटर को समझ में आ जाना चाहिए था जो टस्कलेस है उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। The narrator and her friends observed that Tuscalus moving in the direction of the camp kitchen earlier on the same evening. वो कैंप किचन के डायरेक्शन में earlier in the same evening, उसी शाम को वो घूम रही थी। तो नरेटर को they should have guessed the intentions of the elephants. उनको एलिफेंट का इंटेंशन समझ में आ जाना चाहिए था। इसका आंसर सिर्फ इतना है कि उन्होंने टस्कलेस को किचन के डायरेक्शन में मूव करते हुए देखा था, तो इससे उन्हें समझ में आ जाना चाहिए था। How does the narrator feel about elephants? Compassion or disgust? Give reasons. अब यहाँ क्वेश्चन है, how does the narrator feel about the elephants? नरेटर एलिफेंट्स के लिए क्या फील करती है, कंपैशन और डिस्गस्ट? मतलब उसको उनके ऊपर दया आ रही होती है, प्यार आ रहा होता है, या उनको उन पर गुस्सा आ रही होती है? The author felt compassion about the elephants. उसको एलिफेंट्स के लिए कंपैशन फील होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट शी नेवर वांटेड कि उसके जो एलिफेंट्स हैं वो या मर जाएं या वो वूंड हो जाएं। Though she was angry with the elephants for raiding the kitchen, she did not want the elephants to get hurt or injured. और इसीलिए वो compassion feel कर रही है, एक soft corner है उसके दिल में, उसको दया आ रही है, पिटी आ रही है, प्यार आ रहा है, लेकिन उसको disgust feel नहीं हो रहा है। Clear? What part of the narration do you like most? Why? अब ये पूरी स्टोरी में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा? मुझे तब लगा था जब एलिफेंट्स जो हैं वो एंटर करते हैं और रेड करते हैं, और जब वो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। सो लेट्स सी, आई लाइक द पार्ट विच डिस्क्राइब्स अबाउट द एलिफेंट्स एंट्री इनटू द किचन। क्या मतलब धमाकेदार एंट्री की थी उन्होंने। They use their intelligence and remove the fencing and push down the kitchen wall. अब elephants होते हैं बहुत intelligent, तो अपना intelligence use करके उन्होंने kitchen में entry ले ली थी। They could get their favorite food from the collapsed kitchen, और वो वहाँ से उनका favorite fruit जो है food वो उन्होंने पूरा खा लिया। This shows the teamwork of the elephants, और इससे elephants का teamwork पता चलता है। ये नहीं कि आपस में ही लड़ रहे, नहीं तुमने क्यों खाया मुझे दे दो। तो ये मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा। अगर आपको कोई और पार्ट लगा तो आप बता सकते हो। नाउ टेक द ट्रेट्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब टस्कलेस, डिस्कस द रीजंस। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, ग्रीडी, फियरलेस, केयरिंग, रिस्क टेकर, अपॉर्चुनिस्टिक, ऑब्जर्वेंट और पेशेंट। तुम्हें क्या लगता है टस्कलेस क्या है? इज शी इंटेलिजेंट? क्या वो ग्रीडी है? क्या वो फेयरलेस है, केयरिंग है, रिस्क टेकर है, अपॉर्चुनिस्टिक है, ऑब्जर्वेंट है या पेशेंट है? तो अब आप इसमें क्या है, आपको जो भी लगता है आप लिख सकते हो। फॉर मी आई थिंक वो सब है। तो अब हम देख लेते हैं कैसे। शी इज इंटेलिजेंट। आई थिंक दिस ट्रेट डिस्क्राइब्स टस्कलेस द बेस्ट। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। कैसे? इट इज़ बिकॉज शी नोज हाउ टू फाइंड द फूड एंड हाउ टू लीड हर हर्ड टूवर्ड्स द फूड। तो उसको सिर्फ फूड ढूंढना नहीं आता, उसको सिग्नल करके अपने कंपेनियंस को, अपने फ्रेंड्स को फूड तक डायरेक्ट करना भी आता है, एंड दैट इज शेयर इंटेलिजेंस। दूसरा है ग्रीडी। यू रिमेंबर जब वो जा नहीं रही होती है और जब ऑथर जो है आ जाती है अपनी कार में और वो जो है रोल कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो ऐसी खड़ी होती है, तो दैट इज व्हाट, इट्स ग्रीड कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। आई थिंक दैट दिस ट्रेट डिस्क्राइब्स टस्कलेस द बेस्ट। अगेन it is because she did not stop eating even after she ate her favorite food, which is bananas. Bananas खाने आई थी ना, लेकिन उसके बाद भी वो रुकी नहीं। She went on to break open the trunks and pull down the cupboards for other food items like bread, cookies and crackers. सब कुछ तोड़ डाला उसने। अब अगर आपको fearless लिखना है तो fearless भी है, that she was not afraid of humans. Fearlessly she led her towards the kitchen. उसको ह्यूमंस का कोई डर नहीं लग रहा था, वो बिंदास गई वहाँ पे और उसने किचन में रेड कर दी। अगर हम केयरिंग की बात करें तो अगेन वो केयरिंग भी थी बहुत। इट इज़ बिकॉज शी हैड टेकन हर हर्ड एंड लेट ऑल अदर एलिफेंट्स एंजॉय द फीड। उसने सबको एक साथ जो है वो फीस्ट को एंजॉय करने दिया था, तो वो केयरिंग भी थी। देन अपॉर्चुनिस्टिक। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिस्टिक एक वो बंदा होता है जो कोई उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसको ग्रैब कर लिया। तो आई थिंक दिस ट्रेट डिस्क्राइब्स टस्कलेस द बेस्ट। ये लाइन सब में लिख दिया मैंने। इट इज़ बिकॉज टस्कलेस
took the opportunity to raid the kitchen when there were no humans around. जैसे ही उसने रियलाइज किया ह्यूमंस नहीं है, उसने अपने पूरी टीम को बुलाया और किचन में रेड कर दिया. तो she grabbed the opportunity. And the next one is risk taker. क्या वो एक रिस्क टेकर थी? Obviously this was such a big risk. I can say that yes, she was a risk taker as she led her herd to the kitchen. वो सबको लेके किचन में गई थी. She took the risk of damaging the fence and collapsing the kitchen. उसने पूरा फेंस को डैमेज करके किचन को कोलैप्स करने का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था. नेक्स्ट इज पेशेंट. क्या वो पेशेंट थी? Now it has been tough because Tuskles waited patiently till all the humans were gone from the camp to raid kitchen. Tuskles ने एकदम से जाके रेड नहीं किया, उसने वेट किया. जब उसको रियलाइज हुआ ह्यूमंस नहीं है तब जाके उसने रेड किया. लेकिन अगेन शी वॉज इम्पेशेंट ऑल्सो, क्योंकि जब बनाना अदर एंड पे थे किचन के तो उसने पूरा का पूरा किचन ही तोड़ दिया. एंड शी वॉज एन ऑब्जर्वेंट. Yes, she observed the surroundings and got the smell of food in the kitchen. She waited till the humans were gone from the kitchen and raided the kitchen. तो उसको स्मेल आ गई, उसने ऑब्जर्व किया कि किचन में बहुत सारा फूड है, उसने उस पर रेड किया. कब किया? लेकिन जब सारे ह्यूमंस वहाँ से चले गए थे, राइट? अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, मान लो आप टस्कलेस हो, यू हैव टू राइट अ पेज इन योर डायरी डिस्क्राइबिंग, डेयरी नहीं, डायरी DIARY, डिस्क्राइबिंग द फीस्ट. मतलब डायरी राइटिंग क्या होती है? जिसमें आप बहुत ही इनफॉर्मली अपने लिए अपना एक मोमेंट डिस्क्राइब करते हो, अपना डे आप जो है डिस्क्राइब करते हो एंड यू जस्ट राइट व्हाट यू फेल्ट गुड, व्हाट यू फेल्ट बैड अबाउट इट. तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखोगे? सबसे पहले आप डेट लिखोगे. नाउ आई हैव लेफ्ट इट ब्लैंक. जैसे आपको डेट लिखनी है 22 जुलाई और व्हाट वाज द डेट? 7th of November, 4th of November, जो भी आपको बुक में डेट दिखी थी, एनी डेट यू कैन पुट. और 2021. उसके बाद आपने लिख दिया वेडनेसडे और टाइम लिख दिया, लेट्स से यू आर राइटिंग इट एट 10:30 PM. अब आपने लिखा डियर डायरी. नाउ इमेजिन दैट यू आर टास्कलेस एंड यू आर राइटिंग दिस. तो आपको अपना दिन बताना है, कैसा रहा आपका रेड. टुडे आई गॉट वेरी लकी. I got the smell of ripened bananas from the camp kitchen while roaming nearby. जब मैं पास में टहल रही थी तब मुझे ripened bananas की खुशबू आई. I was very happy to know that the food I liked the most was very near to me. मैं बहुत खुश हो गई ये जान के जो फूड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मेरे बहुत पास में है. I waited for the opportunity to find a way to eat the food. मैंने सही opportunity का वेट किया to find the food and eat it. The caretakers at the camp went away. जितने भी caretakers थे वो सब चले गए वहाँ से. I gave a signal to the other elephants of the herd about the scrumptious food. मैंने जो जितने मेरे बाकी फ्रेंड्स थे, जो बाकी के एलिफेंट्स थे, उन सबको सिग्नल भेजा about the food. And that we could go to kitchen and enjoy the food. और ये कि हम किचन में जाके खाना खा सकते हैं. We went near the kitchen. There was a fence. हम किचन के पास गए लेकिन वहाँ तो एक फेंस था. We removed the fence with our trunks. हमने अपनी ट्रंक से वो फेंस रिमूव किया. We pushed the wall of the kitchen and the kitchen collapsed. हमने किचन की वॉल को पुश किया, पूरा का पूरा किचन गिर गया. From the rubble, मतलब वो जो पूरा उसमें नीचे जो पूरा मेस क्रिएट हो गया था, we ate the fruits and vegetables. हमने सब कुछ खा लिया. We broke open the trunks and cupboards to steal food like bread, cookies and crackers. हमने ट्रंक्स तोड़ दिए, कबर्ड्स तोड़ दिए और सब जगह से एक ब्रेड, कुकीज और क्रैकर्स खा लिया. इट वॉज अ ग्रेट फीस्ट फॉर अस. मतलब मज़ा आ गया इस दावत में. सैडली द वुमन एंड हर फ्रेंड्स केम एंड चेस्ड अस अवे. लेकिन क्या हुआ? सैडली वो वुमन आ गई लास्ट में और उसके फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने हमें भगा दिया. वी हैड टू रिटर्न टू आवर प्लेसेस इन द फॉरेस्ट. हमें वापस जाना पड़ा अपनी अपनी जगह. What a wonderful day I had. क्या मज़ेदार दिन था. I wish we get more opportunities like this. काश हमें ऐसी और opportunities मिले. Good night diary. And I think then Tuskles slept. So this was diary writing guys. And अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा next question which is again very. So next जो हमारा vocabulary section है वो देख लेते हैं.
Study the words in bold in the following sentences. Then from the options given below, choose the words that could best replace them. Basically आपको synonyms देखने हैं. तो जैसे आपको first वाला sentence है, Taskless, Teddy and the others began feeding around the periphery of the camp, apparently minding their own business and concentrating on eating. तो यहाँ पे आपके पास words हैं deceptively, obviously, consequently, disbelievingly. तो यहाँ पे क्या है, apparently minding their own business. तो apparently का मतलब क्या हो जाएगा, apparently minding their own business, इसका मतलब हो जाएगा deceptively. So ये लोग जो थे they deceptively मतलब होता है यहाँ पे apparently मतलब वो अपना जो है business खुद ही mind कर रहे थे, इसका मतलब अपने काम से काम रखा हुआ था उन्होंने. Next question है, Taskless liked the smell immediately. Taskless को वो smell बहुत जल्दी अच्छी लगी थी. Plucked one off the stalk. तो जो बनाना का stalk था उसमें से उसने एक तोड़ा. Popped it in her mouth. Popped it मतलब अपने मुंह में डाला. And savored the sweet taste और उसके स्वाद का आनंद लिया. तो यहाँ जो word है आपका savored, इसका synonym देखना है. तो एक होता है admired, एक है relished, एक है स्मेल्ड और एक है लाइक्ड. यहाँ जब हम टेस्ट से रिलेटेड बात करते हैं जो बेस्ट वर्ड आता है वो होता है रेलिश्ड. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास, देयर वॉज अ टेयरिंग नॉइज एज द पोल वॉज रेंज्ड अवे. देयर वॉज अ टेयरिंग नॉइज मतलब एक फटने की आवाज आ रही थी. एज द पोल वॉज रेंज्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेयरिंग का मतलब क्या होता है, एज द पोल वॉज रेंज्ड अवे. रेंज्ड अवे, पोल मतलब पूरा टूट गया था वहां से. तो क्या होगा इसका आंसर, पिग्ड, स्लेड, ब्लोन, ब्लोन मतलब भड़ाम से फूट जाना, जर्ग्ड मतलब धक्का लगना, स्लेड मतलब फिसल जाना और पिग्ड मतलब उठ जाना. तो इसका आंसर होता है जर्ग्ड, मतलब अचानक से उसको धक्का लगा, रेंज्ड हो गया, वो धक्का लगा, वो गिर गया. क्लियर. The tin trunk was lifted up and turned upside down. जो टिन का ट्रंक था उसको उन्होंने उठाया और उल्टा कर दिया. And stepped on a bed, और उसके ऊपर पैर रखा. And kicked about if necessary, और अगर उस पे मतलब वो खुल नहीं रहा था तो उसको किक भी कर दिया. Until it disgorged its contents, मतलब उसके अंदर जो भी सामान था. Disgorged का मतलब क्या होता है, सबका सब एक साथ बाहर आ गया. तो finished, devoured, retained, emptied, सिंपल सा मतलब है इसका, emptied is the right answer. नेक्स्ट है icon still, I can है, ये icon नहीं है. I can still close my eyes and vividly see that disastrous scene as I drove around the corner into the camp. मतलब आज भी मैं उस सीन को आंख बंद करूं तो देख सकती हूँ. तो that disastrous scene, disastrous का मतलब क्या होगा, horrifying. अनसक्सेसफुल, रुइनस, अनलकी. अनलकी मतलब जो लकी ना हो, रुइनस मतलब जिसका एकदम तहस नहस हो गया हो, अनसक्सेसफुल जो सक्सेसफुल नहीं हो, हॉरिफाइंग डरा देने वाला. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिफाइंग. डिजास्ट्रस का मतलब हो जाएगा हॉरिफाइंग, एकदम जिसको देख के ही डर लग जाए. अब गाइज यहाँ पे जो आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये इज रिलेटेड टू लाइफ स्किल्स. मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज इसमें जो है आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है. ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि यहाँ कौन से कंसर्न्स दिए हैं और आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है. यहाँ सारे आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स दिए. अगर आप यहाँ देख सकते हो तो आप देख रहे हो देयर इज दिस ओशन और सी, जहाँ पे एक शिप है और बहुत सारा जो है लिटर, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक्स है, बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी बहुत गंदी हो रही है. बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट वाटर पोल्यूशन. इफ़ यू विल सी दिस इज़ नथिंग बट वाटर में जो आप पूरा प्लास्टिक डाल देते हो, गार्बेज डाल देते हो, तो वो क्या होता है, वो जो है डिकम्पोज तो होगा नहीं, प्लास्टिक है तो वो इकट्ठा हो जाता है. अब उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो दिस प्रॉब्लम इज व्हाट, दिस प्रॉब्लम इज वाटर पोल्यूशन. ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. जब आप हार्मफुल जो जितने भी मटेरियल होते हैं, कोई भी रेसिड्यू होते हैं, जो केमिकल होते हैं, जितने भी जो आपके इंडस्ट्री से वो लोग निकलते हैं और उसका पूरा कचरा वो जो है पानी में बहा देते हैं. तो चाहे वो हार्मफुल गैसेस हो, चाहे वो ऑयल हो या वो किसी भी तरीके का वेस्ट हो, ये पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है. तो दिस इज़ वाटर पोल्यूशन. अब इसका कॉज क्या होता है, सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू. क्या क्या कॉजेस होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है,
राइट उसके अलावा ह्यूमन वेस्ट होता है, तो जो आप जो हो जाते हो वहाँ पे कपड़े धो लेते हो या आप कुछ नॉर्मली फेंक देते हो, दैट इज़ ऑल्सो देयर। उसके अलावा जो आप जो बीचेस पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो आप इधर उधर लिटर थ्रो करते हो, या फिर आपने देखा होगा कि हमारे इधर पे एक प्रथा है कि व्हेन अ पर्सन डाइज तो आप उनको जो होते हो उनकी अस्थियां बहाते हो, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो पूरी की पूरी डेड बॉडीज को जो है पानी में डाल देते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। उसके अलावा देयर आर थिंग्स कि जो है वो लोग फ्लावर्स होते हैं, पूजा करते हैं, फ्लावर्स होते हैं, नारियल होते हैं, सब कुछ जो भी होता है सब पानी में चला जाता है। सी ये सारे डिग्रेडेबल हैं, मतलब फ्लावर्स जो हैं वो डिग्रेड हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा बहुत सारे हैं, वो आप मुझे बताओगे। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे लिविंग बींग्स होते हैं जो वाटर में जो उनका जो हैबिटेट होता है वो वाटर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपके ऊपर ऑयल आ जाता है, अगर मान लो इंडस्ट्री ने क्या किया, उसका जितना भी हार्मफुल वेस्ट था उसको पानी में डिकम्पोज कर दिया, मतलब या पानी में उन्होंने उसको पोर कर दिया। अब वाटर में जैसे ऑयल आ गया, जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है उसमें ऑयल हमेशा होता है, तो जितना अगर ऑयल आ गया तो ऊपर, अब ऑयल के थ्रू क्या होता है, एयर जो है पास नहीं हो पाता, एंड नीचे जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो पानी में, जो पानी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीद नहीं कर पाते और मैसिव जो डेथ्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। सिमिलरली आपका जो पानी होता है वो ड्रिंकेबल नहीं रहता, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एज वेल। अनदर थिंग इज कि जो वाटर से जितना भी आपका वाटर है उससे रिलेटेड जो आसपास में जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये सब मत करो। इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ या ह्यूमन वेस्ट हुआ या आप जो भी पूजा कर रहे हो या कोई भी किसी भी तरीके की जो गंध है जो आप पानी में डाल रहे हो उसको मत डालो, रादर आप उसको सेग्रीगेट करो और उसके बाद उसको सही तरीके से जो है उसको पूरा ख़त्म करने के लिए ट्राई करो। बेसिकली आप उसको अंडरग्राउंड एक मतलब एक जो डीप पिट्स बना के आप उसको अंदर भर सकते हो, या फिर आप उसको पहले प्रोसेस कर सकते हो ताकि वो इतना हार्मफुल नहीं रहे, उसके बाद आप उसको डिकम्पोज कर मतलब उसके बाद आप उसको जो है फ्लश आउट कर सकते हो। क्लियर? सेकेंड जो है हमारे पास, इफ यू विल सी हियर, यू कैन सी देयर आर फ्यू पीपल स्टैंडिंग एंड इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट, एंड यू कैन सी डायनासोर्स हैं और मतलब कुछ एनिमल्स हैं हु आर डेड एंड हु आर लाइंग डाउन। इसको क्या बोलते हैं? द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू पोचर्स, मतलब जो आप इलीगल हंटिंग करते हो फॉर द स्किन, फॉर द लेदर, फॉर द हॉर्न्स, फॉर टीथ और एनीथिंग, नेल्स, इन सारी चीज़ों के लिए जो आप इलीगल हंटिंग करते हो उसे कहते हैं मतलब इसको ये जो प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटेड टू दैट इलीगल हंटिंग। अब इसमें क्या होते हैं, जो पोचर्स होते हैं वो आके इनको किल करते हैं जस्ट बिकॉज दे नीड द स्किन और दे नीड द हॉर्न और एनीथिंग। इसका कॉज क्या होता है? एक्सटिंक्शन। जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो आपका पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लाइफ साइकिल जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। सोल्यूशन क्या है? स्टॉप डूइंग दैट। ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया जाए जहाँ पे आप जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको सेव कर सको। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी, पूरा का जो पूरा फॉरेस्ट है उसमें सिर्फ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जस्ट बिकॉज यू वांट टू एक्वायर अ लॉट ऑफ लैंड, आपको बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपको होटल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपने पूरे के पूरे जो फॉरेस्ट हैं अब आप उसे काटते जा रहे हो। यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड एयर, फ्रेश एयर टू ब्रीथ। आपको ये भी पता है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी द ग्रीड to be more successful on earth, to have a lot of infrastructure, आपको डैम्स बनाने हैं, आपको पुल बनाने हैं, आपको ब्रिजेस बनाने हैं, आपको घर बनाने हैं, उसके लिए आप क्या करते हो? You are killing the trees। आप पूरी जो ट्रीज हैं उनको काट दे रहे हो। इसकी वजह से पूरा जो अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे आपका जो एयर है उसमें इम्प्योरिटीज बढ़ती जा रही है। इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर यू टू इनहेल। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओगे और आप एक गांव की मतलब एयर को ब्रीथ करोगे, यू कैन ईजीली फाइंड द डिफरेंस। मतलब एक जगह आपको ऐसा लगता है जैसे आप लिटरली स्मोक को ब्रीथ कर रहे हो, गांव में आपको लगता है आप प्योर एयर ब्रीथ कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे आज भी फॉर्चुनेटली ट्रीज बाकी हैं।
सो दिस इज डिफॉरेस्टेशन। इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस होते हैं ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड, और इफेक्ट क्या होते हैं? आपका पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सोल्यूशन क्या है? स्टॉप डूइंग दैट। नेक्स्ट इज, you can see a polar bear but you cannot see a lot of ice, you can see a lot of water, which means this is global warming। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जिस हिसाब से हम पेड़ को काट रहे हैं तो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, 50 और 51 तक चला जा रहा है टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो आइस है पोलार रीजन्स में वो मेल्ट होता जा रहा है। अगर वो मेल्ट होता जाएगा तो पहली चीज़ तो वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के जो लिविंग बींग्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो है वाटर रिजर्वायर ख़त्म हो जाएगा, और बाढ़ आने की और जो है पूरा जो आपका एक अर्थ का जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो नाउ यू नो द प्रॉब्लम्स, यू नो कि इनके कॉजेज़ क्या हैं, यू नो इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस। इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब आप इसको अपने हिसाब से जो है एक पैराग्राफ में फ्रेम करो। इससे क्या होगा, आप जो भी नए वर्ड सीख रहे हो, आपको जितना भी आपको ग्रामेटिकल नॉलेज आए वो एक बार टेस्ट भी हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई कुड हैव गिवन यू द पैराग्राफ हियर बट आई वुड लिटरली वांट यू कि आप ट्राई टू राइट अ पैराग्राफ। यू कैन यूज़ हेल्प, आपके पास साइंस की बुक्स होंगी, जीके की बुक्स होंगी, आप उसमें से हेल्प ले सकते हो, बट एटलीस्ट ट्राई टू frame a paragraph. And on this note, we are done with this chapter, guys. Thank you so much for being with me. I hope you enjoyed learning with me. And if you did, do not forget to like, share and subscribe. Also, you can visit our website, which is magnetbrains.com. All you have to go is click on the courses, और आपके पास क्लास 1 से क्लास 12 की सारी क्लासेस अपेयर हो जाएंगी। क्लिक ऑन क्लास 7 और विच एवर क्लास यू विश टू स्टडी, वहाँ जाके आपको सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। सो सपोज यू क्लिक्ड ऑन क्लास 7 हिस्ट्री और मैथ्स और लेट्स से इंग्लिश, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे जितना कंटेंट है उसमें, मतलब जितने भी वीडियोस आज तक फ्रेम किए गए हैं, उसमें बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, वो सब आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो यू विश टू वॉच और आपका वीडियो अपेयर हो जाएगा। दैट इज ईजी, राइट? Thank you so much for being with me. I'll see you soon in my next video with a very interesting poem. Take care of yourself. Bye-bye.